जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। साथियों, एक गुड न्यूज़ है क्योंकि मैं अब अपनी थ्योरी क्लास का सेशन एक नए चैनल पे स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है साथियों फिजिकल एजुकेशन एरिना ऑफिशियल। बिल्कुल, आपको YouTube पे सर्च करना है फिजिकल एजुकेशन एरिना ऑफिशियल। ध्यान रहे, इस नाम पर ही आपको सर्च करना है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन एरिना ऑफिशियल, इस नाम पर आप जाएंगे, ठीक है। नहीं सर्च में आता है, डायरेक्ट आप डालिए @फिजिकल एजुकेशन एरिना ऑफिशियल, आप डायरेक्ट उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर मेरी डीपी लगी हुई मिलेगी आपको, और एज इट इज़ जैसे हमारी MCQs की क्लास, प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही थी, वो हम इस चैनल पे कंटिन्यू रखेंगे। टॉप 100 मैराथन क्लासेस, MCQs की जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, जो देखा जाए मॉक टेस्ट सीरीज़ जो स्टार्ट है, जो चलती रहती है, वो एज इट इज़ कंटिन्यू आपकी इस चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना पे लगातार चलती रहेगी। और थ्योरी क्लासेस हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बिगिनिंग से लेके एंड तक, एकदम ज़ीरो से लेकर फिजिकल एजुकेशन को स्टार्ट करेंगे। पूरा एक एक चीज़ का थ्योरी क्लासेस वो आपको मिलेंगी फिजिकल एजुकेशन एरिना ऑफिशियल चैनल पर। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आई होप कल शाम से उस चैनल पे आपको क्लासेस प्रोवाइड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। काफ़ी बेहतरीन क्लासेस होंगी, समझ लीजिए पर्टिकुलर नोट्स आपकी प्रिपेयर होंगी। बहुत ही फिल्टर्ड कंटेंट आपको मिलने वाला है, बिल्कुल पेड मटेरियल वाला, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप सभी के सभी आप लोग उस चैनल पे जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नया चैनल है, जल्दी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप बेल आइकन दबाकर नहीं रखेंगे। बाकी यहाँ की बात करूँ तो आज से मैं इस किताब की जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, बहुत ही अच्छी किताब है साथियों, ठीक है। पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इस किताब को मैंने देखा, इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। इनके टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स बहुत ही बेहतरीन हैं। और इस किताब को मैं पूरा ख़त्म कराने वाला हूँ। आज से हम इस किताब का पहला सेट स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। आई होप आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें। साथ ही थ्योरी क्लास की प्रिपरेशन के लिए, फिजिकल एजुकेशन में थ्योरी कंटेंट आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे नए चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना ऑफिशियल पे। सो आज की हम टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज की प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। पहला क्वेश्चन अगर आपकी बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों। क्वेश्चन आप रीड करेंगे फटाफट से। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें भैया, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कैरियर हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड। ओके, वह वाहक जो लघु कालावधि के लिए संक्रामक अभिकर्ता को अलग कर देते हैं कहलाते हैं। वह कौन से वाहक हैं भैया जो कम टाइम पीरियड के लिए संक्रामक अभिकर्ता को अलग कर देते हैं? कौन कौन से भैया? इनक्यूबेटरी कैरियर्स और कन्वेलसेंट कैरियर्स, टेम्परेरी कैरियर्स या फिर क्रोनिक कैरियर्स। ओके, इंक्यूबेटरी वाहक या ऊष्मायनी बोल सकते हैं, उल्लाग या कन्वेलसेंट वाहक बोल सकते हैं, अस्थायी वाहक या फिर चिरकालिक कोनिक वाहक। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह वाहक जो कम कालावधि के लिए, लघु कालावधि के लिए संक्रामक अभिकर्ता को अलग कर देते हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, कैरियर वाहक, ठीक है। अस्थायी टेम्परेरी कैरियर्स यानी कि अस्थायी वाहक जो होते हैं भैया, वो कम या लघु कालावधि के लिए संक्रामक अभिकर्ता को, इन्फेक्शियस एजेंट को शॉर्ट पीरियड के लिए क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट लीड्स टू इंक्रीज्ड मसल मास एंड स्ट्रेंथ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। किस प्रकार के विकास के कारावर्धित मांसपेशी तथा बल का परिणाम सामने आता है? ठीक है, देखो, व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट टू लीड इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ, किस प्रकार का व्यायाम, यहाँ विकास की जगह किस प्रकार के व्यायाम के द्वारा आपकी मसल मास और स्ट्रेंथ जो होती है, पावर जो होती है, वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है।
ठीक है, एंडोरेंस ट्रेनिंग के जरिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जरिए, स्पीड ट्रेनिंग के जरिए या फिर स्पीड एंडोरेंस ट्रेनिंग के जरिए। चलिए फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 का सहन शक्ति प्रशिक्षण, बल प्रशिक्षण, गति प्रशिक्षण या फिर गति सहन शक्ति प्रशिक्षण। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ बल प्रशिक्षण यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही एक प्रकार का वर्कआउट है भैया जो आपकी मसल मास और स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मेकअप ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ लीन मास एंड फैट मास इज। ओके, लीन मास तथा फैट मास के संदर्भ में शरीर का मेकअप है क्या है भैया, मसल, बोन, वाइटल टिश्यू एंड ऑर्गन, एडिपोज टिश्यू, बॉडी कंपोजिशन या फिर ओबेसिटी। पेशी, अस्थि, महत्वपूर्ण ऊतक तथा अंग, फिर एडिपोज ऊतक, शारीरिक संरचना या फिर मोटापा, या ओबेसिटी को हम स्थूलता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तीसरे सवाल का सही जवाब क्या होगा। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छी तरीके से विजिबल होंगे। तो तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अगर आप जाते हैं किसके साथ, शारीरिक संरचना के साथ, ऑप्शन सी के साथ अगर आप यहां पर जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, मेकअप ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ लीन मास एंड फैट मास इज बॉडी कंपोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2026 एशियन गेम्स विल बी हेल्ड एट। 2026 का जो एशियाई खेल होगा भैया वो कहाँ आयोजित होगा। ठीक है, नागोया में होगा, टोक्यो में होगा, बीजिंग में होगा या फिर न्यू दिल्ली भारत में होगा। चलो फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब, बिल्कुल अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली इंडिया के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 2026 का जो एशियन गेम्स होने वाला है भैया वो कहाँ पर होगा, नई दिल्ली भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, 5वां सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है देखिए, अचीवमेंट मोटिवेशन इज डिफाइंड एज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रेरणा से क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो उपलब्धि प्रेरणा को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन पीरियडाइजेशन टू अप्रोच और अवॉइड अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, यानी कि किसी स्पर्धात्मक स्थिति में पहुंचने अथवा उससे दूर रहने हेतु खिलाड़ी की पूर्वानुकूलता, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक अचीवमेंट सिचुएशन, खेल विशिष्ट उपलब्धि की स्थिति, मोटिवेशन बेस्ड अपॉन सेटिस्फाइंग ड्राइव, संतोषकारी अभियान पर आधारित एक मोटिवेशन हो भी, प्रेरणा हो, या फिर डिजायर टू फुलफिल हायर नीड, उच्चतर आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा। भैया बताओ, उपलब्धि प्रेरणा यानी कि अचीवमेंट मोटिवेशन को इसमें से किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भाई साहब। स्पोर्ट्स पर्सन्स प्री डिस्पोजिशन टू अप्रोच और अवॉइड अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, किसी स्पर्धात्मक स्थिति में पहुंचने अथवा उससे दूर रहने हेतु खिलाड़ी की क्या, पूर्वानुकूलता। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6, द वेट एंड डायमीटर ऑफ हॉकी बॉल शुड बी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉकी बॉल का वजन और उसका व्यास यानी कि डायमीटर कितना होना चाहिए भैया। ठीक है, 160 to 169 ग्राम वजन होना चाहिए और 73.8 से 79.6 उसका डायमीटर होना चाहिए, या 156 to 163 ग्राम वेट एंड 71.3 to 74.8 मिलीमीटर डायमीटर, 143 to 151 ग्राम 70.9 to 73.1 मिलीमीटर एंड 150 to 155 ग्राम एंड 73.8 to 81.6 मिलीमीटर डायमीटर। चलो फटाफट से बताओ, हॉकी की जो बॉल है उसका वजन और उसका व्यास कितना होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए भैया, सभी के आंसर आना चाहिए। फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल 156 to 163 ग्राम, 156 से 163 ग्राम भैया क्या होता है, वजन होता है हॉकी की बॉल का। वहीं अगर इसका हम व्यास की बात कर लें, डायमीटर की बात कर लें तो 71.3 से 74.8 मिलीमीटर द डायमीटर ऑफ हॉकी बॉल शुड बी। ओके,
आई होप सभी के आंसर करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, 7वां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैव नेवर बीन एब्सेंट फ्रॉम मॉडर्न समर ओलंपिक प्रोग्राम। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनमें से जो गेम्स दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन से खेल आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कार्यक्रम से सभी अनुपस्थित नहीं रहे हैं, यानी कि जो एब्सेंट नहीं रहे उनकी बात की जा रही है, ठीक है। एथलेटिक्स हो गया, स्विमिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, फेंसिंग, बॉक्सिंग और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, इनमें से कौन से हैं जो एब्सेंट नहीं थे, ठीक है। नेवर एब्सेंट फ्रॉम मॉडर्न ओलंपिक, समर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में जो एब्सेंट नहीं थे। ओनली ए बी सी एंड एफ आर करेक्ट, ओनली ए सी डी एंड एफ आर करेक्ट, और ओनली ए बी डी एफ आर करेक्ट, या ओनली ए सी ई एंड एफ आर करेक्ट। चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा भैया। ओनली ए बी डी एंड एफ आर करेक्ट, ठीक है। कौन कौन से एब्सेंट नहीं थे भैया? एथलेटिक्स एब्सेंट नहीं था, स्विमिंग एब्सेंट नहीं था, ठीक है, फेंसिंग एब्सेंट नहीं था, एंड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक एब्सेंट नहीं था भाई साहब। ओके, बाकी आपका बॉक्सिंग एंड रेसलिंग एब्सेंट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द सिटी वेयर वर्ल्ड कप मेन हॉकी चैंपियनशिप वर ऑर्गेनाइज्ड इन 2026। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, काफ़ी अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। उस शहर का नाम बताएं जहां 2026 में विश्व कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था भैया, किया जाएगा 2026 में। नई दिल्ली भारत, ठीक है, वावरे बेल्जियम और एम्स्टेलवीन नीदरलैंड, ठीक है, लंदन जोहान्सबर्ग या टोक्यो जापान। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 8, सभी के जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब, फटाफट से। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। वावरे बेल्जियम एंड एम्स्टेलवीन नीदरलैंड में 2026 में आपका पुरुष हॉकी चैंपियनशिप वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है प्यारे साथियों। क्या कह रहा है 9वां क्वेश्चन, हु प्रपोज दैट अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर आर 3 इंपॉर्टेंट नीड्स दैट एक्सप्लेन मोटिवेशन। ओके, यह किसका मानना है कि उपलब्धि, संबंधन तथा शक्ति ये 3 अभिप्रेरण की व्याख्या करने हेतु महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। मैस्लो द्वारा कहा गया, मैक्लिनेट द्वारा कहा गया, मैकग्रेगर द्वारा क्या कहा गया, या फिर हर्सबर्ग द्वारा कहा गया। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल ठीक है, उपलब्धि, संबंधन तथा शक्ति ये 3 अभिप्रेरण की व्याख्या करने हेतु जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं भैया किसके द्वारा कहा गया? मैक्क्लीलैंड के द्वारा कहा गया, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और 10वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? कोहन सजेस्ट दैट टू मोटिवेट इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड द राइट। कोहन का मानना है कि अभिप्रेरित करने के लिए सही प्रदान करना आवश्यक है, ठीक है। क्या रिवॉर्ड्स सही तरीके से दिन मिलने चाहिए, इंसेंटिव्स प्रोत्साहन, अपॉर्चुनिटीज़ अवसर, या फिर एनवायरनमेंट परिवेश, क्या सही तरीके से प्रदान करना आवश्यक हो जाता है भैया, ठीक है। ठीक, ओके। मोटिवेट करने के लिए इन चारों में से कौन सी चीज़ सही होनी चाहिए? क्या सही होनी चाहिए? बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भैया एनवायरनमेंट। अगर परिवेश, उसका एनवायरनमेंट ही बढ़िया होगा तो 100% वो बंदा मोटिवेट होकर के ही जाएगा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, सो 11वां क्वेश्चन आपके सामने साथियों क्या कह रहा है? द फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग टारगेट हार्ट रेट इज, इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लक्ष्य हृदय गति दर की गणना हेतु सूत्र क्या है भैया? ठीक है, टारगेट हार्ट रेट को कंप्यूट करने का, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है भाई साहब? ठीक है, 200 माइनस एज इंटू 50%, 220 माइनस एज इंटू 90%, 180 माइनस एज इंटू 60%, या फिर 220 माइनस एज इंटू 70%। चलिए फटाफट से बताएंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा करेक्ट आंसर? द फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग टारगेट हार्ट रेट,
दैट इज ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 220 माइनस एज इंटू 70%। ओके, 220 माइनस एज into 70%, that is the formula of टारगेट हार्ट रेट कंप्यूटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे। 12वां क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? क्वांटिटी ऑफ फूड रिक्वायरमेंट बाय बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, शरीर में भोजन की मात्रा की आवश्यकता निर्भर नहीं करती है किस पर? एज एंड सेक्स पर, उम्र और लिंग पर, हाइट एंड बिल्ड पर, या ऊंचाई और सौष्ठव पर, मूड एंड टेस्ट, मनोदशा और स्वाद पर, या फिर वर्क एंड रेस्ट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या होगा सही जवाब? सभी के आंसर आने चाहिए। शरीर में भोजन की मात्रा की आवश्यकता निर्भर नहीं करती किस पर भैया? एज और सेक्स पर, उम्र और लिंग पर। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ, विश्लेषण निम्नलिखित में से किसका भाग है भैया? विश्लेषण एनालिसिस किसका पार्ट है? अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है भैया, भावनात्मक क्षेत्र का, साइकोमोटर डोमेन का, ठीक है, मनसचालक क्षेत्र का, या साइको सोशल डोमेन का, मना सामाजिक क्षेत्र का, या फिर कॉग्निटिव डोमेन का, संज्ञानात्मक क्षेत्र का। ठीक है, 13वां क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो एनालिसिस पार्ट है भैया, विश्लेषण जो पार्ट है किसका है भैया? बिल्कुल कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉग्निटिव डोमेन। ध्यान रखिएगा, कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक क्षेत्र का पार्ट है भैया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड अ जॉइंट इज कॉल्ड। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी जोड़ के चारों ओर संभावित संचालन का परास या रेंज क्या कहलाता है भैया? स्पीड यानी कि गति कहलाएगा, एजिलिटी फुर्ती कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन समन्वय कहलाएगा, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन कहलाएगा? चलो बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सभी को बताना है भैया। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 14 का? किसी जोड़ के चारों ओर जो संभावित मूवमेंट होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भैया? दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 यस, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाय फॉर्मिंग एटीपी फ्रॉम अदर केमिकल सोर्सेज इज नोन एज। अन्य रासायनिक स्रोतों से एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भैया। क्या होगा करेक्ट आंसर? ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है, फॉस्फोक्रिएशन होगा, ग्लाइकोलिसिस, फॉस्फोक्रिएशन, एक सेकेंड, ऑक्सीडेशन उपचयन, या फिर फॉस्फोरिलीकरण या फॉस्फोरिलेशन। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा करेक्ट आंसर? अन्य रासायनिक स्रोतों से एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा भंडारण जो प्रक्रिया होती है भैया आपका क्या कहलाता है? फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज फॉस्फोरिलेशन या फॉस्फोरिलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्या कह रहा है? एमोइबिएसिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्टिव एजेंट कॉल्ड। ठीक है, अमीबा रुंगता एक रोग है जो किसी संक्रामक अभिकर्ता की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ठीक है, बताइए। प्रोटोजोअल होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, साइक्लोप्स होते हैं, या लेप्टोस्पाइरल होते हैं? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 16वें प्रश्न का करेक्ट आंसर सभी के आंसर आने चाहिए। सभी को क्वेश्चन स्क्रीन पे आई होप क्लियरली विजिबल होगा। जिसको भी लग रहा है थोड़ा छोटा होगा, अपने फ़ोन का रोटेशन ऑन करके देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से आपको ये क्वेश्चंस विजिबल होने वाले हैं साथियों। बहुत अच्छी किताब है, इस किताब के सारे क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेट किए हुए। चलिए बताइए 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया प्रोटोजोअल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, देखो जैसे इस किताब का नाम दिया है ना, वाकई इसके क्वेश्चंस बहुत है। देखो मैं इस किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट एक किताब अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं फिजिकली तो ये किताब ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। बहुत ही अच्छी किताब है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि एक तो जितने भी प्रीवियस ईयर के बढ़िया क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको मिलेंगे,
प्रैक्टिस सेट इसके बहुत अच्छे हैं, प्लस गलतियां होने की संभावना कम है, और सबसे अच्छी खास बात है कि भैया ये किताब आपकी बाईलिंगुअल है, हिंदी वालों के लिए भी अच्छी और इंग्लिश वालों के लिए भी अच्छी है। ये चीज़ आप के लिए बेटर साबित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें भैया, 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है? Which one of the following best describes the plyometric training method? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि का उत्तम तरीके से वर्णन करता है भैया, बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन देता है, वर्णन करता है। इन्वॉल्व्स मेनली स्ट्रेचिंग, मुख्यतः विस्तारण या स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व हो उसमें। इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, सतत प्रशिक्षण, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इन्वॉल्व हो। इन्वॉल्व्स इंटरनल वर्क, आंतरिक कार्य इन्वॉल्व हो। या फिर इन्वॉल्व मेनली बाउंसिंग या हॉपिंग, मुख्य रूप से बाउंसिंग या उछाल कूद, जो हॉपिंग एक्सरसाइज हम करते हैं वो चीज़ें इन्वॉल्व हो। बताओ भैया निम्नलिखित में से कौन सा प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि का उत्तम तरीके से वर्णन करता है भैया, कौन करता है इनमें से उत्तम तरीके से वर्णन? फटाफट से बताएंगे कौन करता है। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का अगर वर्णन की बात हो, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है आपकी इन्वॉल्वमेंट मेनली बाउंसिंग एंड हॉपिंग एक्सरसाइजेस। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, अनदर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर? भैया जब पानी में क्लोरीन को मिला दिया जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। हाइपोक्लोरस अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं, या फिर हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, फटाफट से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया 18वें क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता तो भैया हाइड्रोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19वें क्वेश्चन की बात करें भाई साहब, क्या कह रहा है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर सिंथेटिक ड्रग्स स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एड्रेनालिन? निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित नशीला पदार्थ है जिसकी संरचना एड्रेनल के समान होती है भैया? ठीक है, कैनाबिस भांग, बार्बिटूरेट्स, हेरोइन, फिर एम्फेटामाइंस। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? सभी के जवाब आने चाहिए। 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19? बिल्कुल एम्फेटामाइंस, ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। एम्फेटामाइंस वह संश्लेषित नशीला पदार्थ है जिसकी संरचना एड्रेनालिन के समान होती है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन है भैया? ठीक है, कॉन्सियसनेस, चेतना या संज्ञा, माइंड या मन का अध्ययन करता है, बिहेवियर व्यवहार का, या फिर बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस का, व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया का? बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर क्या होगा? मनोविज्ञान इसमें से किसका अध्ययन है भैया? किसका अध्ययन है? बिल्कुल अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है क्या भैया? साइकोलॉजी। ओके, मनोविज्ञान। हालांकि व्यवहार भी इसका आंसर आप बहुत से लोग देंगे, ठीक है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 21वां प्रश्न क्या कर रहा है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल ऑफ द कम्युनिटी इन प्रोजेक्ट्स टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम इज, लोगों की अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सामुदायिक परियोजना में उन्हें शामिल किया जाना क्या कहलाता है भैया? ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहलाएगा, सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी इनिशिएटिव कहलाएगा, सामुदायिक प्रयास, या फिर प्रेस्टीज इन्हेंसमेंट ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का प्रतिष्ठा अभिवर्धन, या फिर बूस्टिंग द इमेज ऑफ कम्युनिटी एंड, समुदाय की छवि को बढ़ाना। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सामुदायिक परियोजना मुझे शामिल कर लेते तो क्या कहलाता है भैया? सामुदायिक भागीदारी कहलाता है। सो ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए होंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी।
दारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात 22 की हम बात करेंगे। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, बैरन पियरे डी कुबर्टिन फाउंडेड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया भैया? 1891, 1892, 1893, 1894। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्या होगा सही जवाब? सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं 1894 ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। 1894 में बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी ISSP, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी के पहले अध्यक्ष कौन थे भैया? बताओ। रॉबर्ट सिंगर थे, ठीक है, F एंटोनेली, ठीक है, ब्रूस ऑगलिव थे, या फिर B क्रेटी थे? बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब 23वें का? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं F एंटोनेली के थ्रू तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, F एंटोनेली। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, द मोर फिट पर्सन इज लेस लाइकली टू इम्प्रूव फर्दर एंड दस मे बी अनड्यूली पेनलाइज्ड इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक है, सर्वाधिक स्वस्थ व्यक्ति में और अधिक सुधार नहीं हो सकता और इस प्रकार उसे अनुचित रूप से दंडित होना पड़ता है, यह किसकी व्याख्या है भैया? ठीक है, इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल की व्याख्या है, व्यक्तित्व विशेषता सिद्धांत, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, प्रतिवर्त्यता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, हासमान प्रतिफल का सिद्धांत, या फिर स्पेसिफिटी प्रिंसिपल, विशिष्टता सिद्धांत। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाधिक स्वस्थ व्यक्ति में क्या कह रहा है, सर्वाधिक स्वस्थ व्यक्ति में और अधिक सुधार नहीं हो सकता, इस प्रकार उसे अनुचित रूप से दंडित होना पड़ता है, यह किसकी व्याख्या करता है भैया? किसकी व्याख्या करता है? बिल्कुल, ये आपका हासमान प्रतिफल का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 25, 25वां प्रश्न आपसे कह रहा है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस कैन बी डेवलप्ड विथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बल सहन शक्ति का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है भैया? प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज के द्वारा, ठीक है, कैलेस्थेनिक्स के द्वारा, बैलास्टिक स्ट्रेचिंग्स के द्वारा, या फिर हिल रनिंग के द्वारा? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ, हिल रनिंग, ऑप्शन डी के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, बल सहन शक्ति का विकास, इन चारों में से अगर हम बात करें तो पर्वत धावन या हिल रनिंग जो होती है, पहाड़ियों पर रनिंग होती है, उसके द्वारा हम स्ट्रेंथ एंडोरेंस को डेवलप कर सकते हैं, सहन शक्ति विकास को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट डेकाथलॉन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डेकाथलॉन के संबंध में इसमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है भैया? 3 रॉन्ग स्टेटमेंट होंगे, एक करेक्ट होगा। लॉन्ग जंप इज सेकेंड इवेंट ऑफ फर्स्ट डे, 400 मीटर इज द सेकेंड लास्ट इवेंट ऑफ फर्स्ट डे, 110 मीटर हर्डल्स इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ सेकेंड डे, एंड डिस्कस थ्रो इज द सेकेंड लास्ट इवेंट ऑफ सेकेंड डे। ठीक है, चलिए फटाफट से बताएंगे। कोड्स आपके यहाँ दे रखे हैं, इन कोड्स के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। क्या होगा सही जवाब भैया 26वें प्रश्न का? ठीक है, तो इसमें से डेकाथलॉन से रिलेटेड जो करेक्ट आंसर होगा भैया क्या होगा? ओनली A and C आर करेक्ट। ठीक है, ओनली A and C, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका, सॉरी एक सेकेंड, तो जी को क्या हो गया, एक तो हाथ पसीना बहुत है ना, सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ओनली A and C आर करेक्ट हो जाएगा, यानी लंबी कूद के पहले दिन की दूसरी प्रतियोगिता है भैया। ठीक है, फर्स्ट डे जो इवेंट होगा आपका लॉन्ग जंप होता है, सेकंड इवेंट जो होता है, फिर 110 मीटर बाधा दौड़ दूसरे दिन की पहली प्रतियोगिता है। ठीक है, ऑप्शन A एंड ऑप्शन C आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्या कह रहा है, व्हेन पीपल अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम दे विल मोर रीडली एक्ट टू सॉल्व इट इज। ठीक है,
जब लोग किसी समस्या को समझेंगे तो वे अधिक तत्परता से इसे सुलझाने का कार्य करेंगे। ठीक है, यह क्या है? एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य भैया। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी का एक सिद्धांत है। या फिर ग्रुप डायनेमिक्स है, समूह गति है, गतिक है। या फिर ग्रुप कोहेसन है, ठीक है, समूह संशक्ति है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए भैया। 27वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत कहलाता है भैया। जब लोग किसी समस्या को समझेंगे तो वे अधिक तत्परता से इसे सुलझाने का काम करेंगे। ये क्या है? सामुदायिक भागीदारी का एक सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एथिकल गाइडलाइन फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन खेल मनोवैज्ञानिक के लिए नैतिक दिशा निर्देशों की मांग नहीं है? सक्षमता यानी कॉम्पिटेंस, पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इंटेग्रिटी ईमानदारी, प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक उत्तरदायित्व। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एथिकल गाइडलाइंस फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन खेल मनोवैज्ञानिक के लिए नैतिक दिशा निर्देशों की मांग नहीं है? सक्षमता भी नैतिक दिशा निर्देशों की मांग है, ईमानदारी भी है, व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक उत्तरदायित्व भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? सिचुएशनल फैक्टर इन मोटिवेशन इज, अभिप्रेरण में स्थिति परक कारक क्या है भैया? नीड्स है, आवश्यकता है, गोल्स लक्ष्य, पर्सनालिटी टाइप व्यक्तित्व का प्रकार, या फिर लीडरशिप स्टाइल नेतृत्व शैली। बताओ 29वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरण में स्थिति परक कारक, सिचुएशनल फैक्टर जो मोटिवेशन का होता है क्या होता है? नेतृत्व शैली के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें। 30वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, 5 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है भैया? सेक्टर एंगल ऑफ डिस्कस थ्रू इज 34.92 डिग्री। ठीक है, ओके, डिस्कस थ्रू का जो सेक्टर एंगल है 34.92 डिग्री है। सेक्टर एंगल शॉर्ट पुट का 25 डिग्री है। मेन डिस्कस का जो डायमीटर है भैया 22 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ मेन डिस्कस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ वुमेन जेवलिन 2.2 to 2.3 मीटर होती है, या लेंथ ऑफ वुमेन जेवलिन इज 2.6 to 2.7 मीटर होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपको इस तरीके से आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। फटाफट से बताएंगे 30वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, बी बोले तो ओनली ए, सी एंड ई आर करेक्ट। ठीक है, सेक्टर एंगल ऑफ डिस्कस थ्रू इज 34.92 डिग्री। ठीक है, डायमीटर ऑफ मेन का जो डायमीटर डिस्कस का जो डायमीटर होता है भैया वो 22 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और वोमेन जेवलिन की जो लेंथ होती है 2.2 से 2.3 मीटर होती है। ए, सी और ई जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ए, सी और ई, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल फिटनेस आर स्पेसिफिक टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग स्टिमुलस एंड इज एसोसिएटेड विथ। शारीरिक स्वस्थता में सुधार प्रशिक्षण उद्दीपन के गुणों या विशेषताओं के प्रति विशिष्ट है तथा इसका संबंध है किसके साथ? इंडिविजुअल प्रिंसिपल के साथ, व्यक्तित्व विशेषता सिद्धांत से, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल प्रतिवर्तिता सिद्धांत के साथ, ओवरलोड प्रिंसिपल के साथ, अधिभार के सिद्धांत के साथ, या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी विशिष्टता के सिद्धांत के साथ भैया? चलिए बताइए फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक स्वस्थता में सुधार प्रशिक्षण उद्दीपन या गुणों विशेषताओं के प्रति विशिष्ट है तथा इसका जो संबंध होता है भैया वो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है, विशिष्टता के सिद्धांत से इसका संबंध है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करेंगे। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय वैगस नर्व्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
वैगस तंत्रिका द्वारा निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होता है? हृदय की गति धीमी हो जाती है, हार्ट रेट इज स्लोड डाउन, पुलिका या बंडल की चालकता घट जाती, कंडक्टिविटी ऑफ द बंडल इज रिड्यूस्ड, संकुचन बल घट जाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज रिड्यूस्ड, द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इज इंक्रीज, प्रंकुचन या सिस्टोल की अवधि क्या होती भैया? बढ़ जाती। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 32वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए बिल्कुल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इज इंक्रीज्ड। सिस्टोल का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, वो क्या होता है भैया? इंक्रीज्ड हो जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, सतत प्रशिक्षण क्या है भैया? ठीक है, इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एट अ लो मीडियम इंटेंसिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, लंबी कालावधि के लिए निम्न या मध्यम तीव्रता पर प्रशिक्षण सतत प्रशिक्षण कहलाता है, या फिर इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एट डिफरेंट इंटेंसिटीज, विभिन्न तीव्रताओं पर आधारित प्रशिक्षण सतत प्रशिक्षण है, इम्प्रूव्स एरोबिक एंड एनारोबिक फिटनेस, वो एरोबिक और एनारोबिक फिटनेस को इम्प्रूव करता है, यूजेस अ प्रोग्राम इन्वॉल्विंग रेपिटेशंस एंड सेट्स, एक कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है जिसमें पुनरावृत्ति तथा समुच्चय होते हैं। चलो बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 33 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 33वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भाई साहब? क्या होगा करेक्ट आंसर? जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होती है भैया, क्या होता है? इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एट अ लो एंड मीडियम इंटेंसिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबी कालावधि के लिए निम्न और मध्यम तीव्रता पर प्रशिक्षण ही आपका सतत प्रशिक्षण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे हम। 34वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? चलिए, 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू जेई पार्क विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। जेई पार्क के अनुसार कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र नहीं है भैया? इन्फॉर्मिंग पीपल, लोगों को सूचित करना, मोटिवेटिंग पीपल, लोगों को प्रेरित करना, गाइडिंग टू एक्शन, लोगों को कार्यवाही करने में मदद प्रदान करना या मार्गदर्शन देना, या जजिंग द पीपल, लोगों को न्याय देना। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जेई पार्क के अनुसार कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र नहीं है, पूछा है भैया। 34वां क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा नहीं है? लोगों को न्याय देना। ठीक है, जजिंग द पीपल ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी तीनों ही इसके जेई पार्क के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र हैं, बट जजिंग द पीपल, लोगों को न्याय देना, इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? स्टोमक सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूसेस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। ठीक है, HCl, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है, इन तीनों जूस में से स्टोमक जो है क्या सीक्रेट करता है, बताइए। 35वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? यहाँ से बताने आंसर आपको। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। आमाशय से निम्नलिखित में से या स्टोमक में से निम्नलिखित में से कौन सा आमाशयी रस स्रावित होता है भैया? कौन सा रस स्रावित होता है इन तीनों में से, बताइए फटाफट से। 35वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? इन हेल्थ एजुकेशन एफर्ट्स शुड बी डायरेक्टेड टू हेल्प पीपल टू मेक। स्वास्थ्य शिक्षा में हमारे प्रयास इस दिशा में होना चाहिए ताकि लोगों को निम्नलिखित में सहायता मिल सके। किधर प्रयास होना चाहिए? डिसीजंस एंड हैव देयर चॉइसेस, निर्णय करना तथा विकल्प का चयन करना। कमिटमेंट्स, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जजमेंट्स, विनिर्णय। असेसमेंट्स, मूल्यांकन। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, निर्णय करना तथा विकल्प का चयन करना। ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, डिसीजंस एंड हैव देयर चॉइसेस। ओके, 36 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 37वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? 37, all those sports personship is difficult to exactly define, it falls with the general area of। यद्यपि स्पोर्ट्स पर्सनशिप को सही परिभाषित करना कठिन है, तथापि यह निम्नलिखित सामान्य क्षेत्र में आता है। किस में आता है भैया?
बिलीफ में आता है आस्था में, मोरालिटी नैतिकता, जजमेंट निर्णय, या फिर डिग्निफाइड बिहेवियर मर्यादित व्यवहार। 37वां क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा करेक्ट आंसर भैया? बिल्कुल, तो ये इसका सामान्य क्षेत्र क्या होता है भैया? मोरालिटी नैतिकता। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, द हार्ट वॉल्व बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज। दाएं दक्षिणालिन तथा निलय के बीच हृदय वॉल्व क्या कहलाता है? सपोज दैट ये आपका हार्ट है, ये आपका राइट साइड हो गया हार्ट का, ये आपका आर्ट्रियम हो गया, वेंट्रिकल हो गया, यहाँ बीच में एक वॉल्व होती है, उसका नाम आपसे पूछा है भैया। ठीक है, एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व कहलाता है, बाइकस्पिड वॉल्व कहलाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहलाता है, या पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व PSLV कहलाता है? बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 38वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? सभी को पता होने चाहिए इसके आंसर। बिल्कुल, राइट साइड पे जो वॉल्व होती है यहाँ पर आपकी कौन सी होती है भैया? ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। इस साइड पे आपकी बाइकस्पिड वॉल्व होती है, इसी को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका PSLV होती है, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व होती है, जो लंग्स के साथ कनेक्टेड होती है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुँचाती है ताकि उसमें ऑक्सीजन मिलाई जा सके। इस साइड पे एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व होती है, ASLV होती है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, अगर आप उस थ्योरी क्लास को देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सवाल बहुत आराम से आप आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ क्रिकेट आर करेक्टली मैच्ड। क्रिकेट से रिलेटेड जो डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसमें करेक्टली मैच्ड बताना है। लेंथ ऑफ पिच इज 20.22 मीटर, लेंथ ऑफ पिच या 20.12 मीटर होगी। पिच की विड्थ यानी चौड़ाई 3.25 मीटर, या पिच की जो चौड़ाई होगी 3.505 मीटर। पॉपिंग क्रीज की जो लंबाई होगी 1.22 मीटर चौड़ाई, सॉरी, या फिर पॉपिंग क्रीज 1.10 मीटर। बताइए इनमें से कौन सही है? इन कोड्स के अकॉर्डिंग आपको देना है, फटाफट से बताएंगे। पिच की लंबाई, चौड़ाई और पॉपिंग क्रीज के बारे में सवाल है आपसे। 39वां क्वेश्चन एक बेहतरीन प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। पिच की लंबाई की अगर हम बात करें भैया तो पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर, तो बी वाला सही हो जाएगा। पिच की चौड़ाई की अगर हम बात करें भैया तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी आपकी 3.05 मीटर हो जाएगी, और इसकी पॉपिंग क्रीज की चौड़ाई की अगर हम बात कर लें तो ये आपकी 1.10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, B, D एंड E आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा, ओनली B, D एंड E आर करेक्ट। सॉरी, यहाँ पर मैंने F कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आंसर 1.22 मीटर करेक्ट होगा। ठीक है, B, D और E यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें। 44वां प्रश्न क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट US ओपन टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन US ओपन टेनिस चैंपियनशिप के बारे में सही है भैया? इसकी स्थापना 1881 में हुई, या 1881 से 1974 तक ग्रास कोर्ट पर खेला गया। इसकी स्थापना 1883 में हुई, फिर 1883 से 1976 तक ग्रास कोर्ट पर खेला गया, या फिर 1881 से आज तक हार्ड कोर्ट पर ही खेला जा रहा है, या फिर 1978 से आज तक हार्ड कोर्ट पर खेला गया। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोर्ट्स आपके यहाँ दे रखे हैं, इसके सराउंडिंग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा? स्थापना अगर US ओपन टेनिस चैंपियनशिप की बात करें तो 1881 में हुई भैया, ये करेक्ट है। तो 1881 के हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ग्रास कोर्ट पर ही खेला गया। ये कब से कब तक खेला गया भैया ग्रास कोर्ट पर? तो ग्रास कोर्ट पर ये खेला गया आपका 1881 से 1974 तक ये ग्रास कोर्ट पर खेला गया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ए और बी करेक्ट है यहाँ पर। ए और बी किस में दे रखा है? ए और बी, और फिर इसके बाद है आपका 1978 से 74 तक तो खेला गया ग्रास कोर्ट पर, फिर 78 से जो खेला गया भैया वो हार्ड कोर्ट पर खेला गया। ठीक है, एफ करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, ए, बी और एफ इसके जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, बी एंड एफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 41, 41वां प्रश्न एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों।
क्या कह रहा है 41वां क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज वॉन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इन 2023। आज की क्लास देखिए, क्लासेस 1 घंटे के नियर अबाउट ही रहनी चाहिए। हम इसके हर सेट को 2 पार्ट में लेकर चलेंगे। अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो मैं 1 पार्ट में ही करा दूंगा, ठीक है, सारे के सारे 100 क्वेश्चन। लेकिन आज मैं इसके 50 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके 100 क्वेश्चन एक सेट में करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। विच यूनिवर्सिटी हैज़ वॉन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इन 2023। 2023 में किस विश्वविद्यालय ने वर्ष 2011 से 2016-17 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? क्वेश्चन हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ वॉन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इन 2023, ठीक है। 2023 तक आप रखिएगा। इंग्लिश पे जाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता 2023 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, या फिर GND यूनिवर्सिटी। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? किसने जीता? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के साथ अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 2023 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आइडियल बॉडी फैट लेवल फॉर वुमेन इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। महिलाओं के लिए आदर्श शारीरिक वसा का स्तर क्या है भैया? 12 से 17 है, 18 से 22 है, 15 से 20 या फिर 20 से 24%। चलो फटाफट से बताओ 42वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आइडियल फैट फॉर वुमेन क्या होगा? बिल्कुल 18 से 22%। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? A stage in purification due to which 98 to 99% of the bacteria are removed is termed as, शुद्धिकरण की वह अवस्था जिसके कारण 98 से 99% जीवाणु समाप्त हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है भैया? डिसइंफेक्शन कहलाता है, यानी विसंक्रमण, स्टोरेज भंडारण, फिल्ट्रेशन निस्यंदन, या फिर फिल्टर बॉटम। बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा 43वें क्वेश्चन का सही जवाब भैया? क्या होगा? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। शुद्धिकरण की वह अवस्था जिसके कारण 98 से 99% जो बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो व्हाट डज द एब्रीविएशन HIV स्टैंड्स फॉर, ठीक है। यानी HIV का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है भैया। ह्यूमन इम्यून डायरेक्ट वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो ट्रांसमिशन वायरस, या फिर ह्यूमन इम्यूनो वायरस। बताइए, एक इंपॉर्टेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। करेक्ट आंसर क्या होगा HIV का फुल फॉर्म? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, करेक्ट एंड स्टिक अप्रोच अंडर प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत कैरेट एंड स्टिक पुरस्कार और दंड उपागम का अर्थ क्या है भैया? टू हैंग कैरेट इन फ्रंट ऑफ अ हॉर्स एंड हिट इन द रियर, किसी घोड़े के सामने गाजर लटकाना तथा पीछे मारना ताकि वो गाजर के लालच में आगे बढ़े, ठीक है। किसी किसान से किसी व्यक्ति द्वारा गाजर मांगना तथा नहीं दिए जाने पर उसे पीटने की धमकी देना, या प्रोत्साहन तथा पुरस्कार परक व्यवहार है, या फिर यह धमकी देने तथा दंड देने का उपागम है। बताइए। 45वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज यह प्रोत्साहन तथा पुरस्कार परक व्यवहार है, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत कैरेट और स्टिक क्या है? पुरस्कार एवं दंड का उपागम का क्या अर्थ है भैया? इट इज इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड बिहेवियर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करेंगे। 46वां प्रश्न क्या कह रहा है? द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल इज, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल ये क्या होना चाहिए? स्थानांतरणात्मक, रचनात्मक दे रखा है, स्थानांतरणात्मक नेतृत्व शैली क्या है भैया? समूह के सदस्य को बेहतर व्यक्ति में परिपथ होने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। एनकरेजेस ग्रुप मेंबर्स टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू बेटर पर्सन, समूह के सदस्यों को सोचने का बेहतर तरीका दिखाकर उनके विचार बदलने का प्रयास करती है। स्ट्राइव्स टू चेंज द ग्रुप मेंबर्स ओपिनियंस बाय शोइंग देम अ बेटर वे टू थिंक,
या फिर व्यवहार में परिवर्तन लाए बिना उनके विचार तथा मनोवृत्ति को बदलती है, चेंजेस ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स विदाउट चेंजिंग बिहेवियर, एनकरेज एंड इंस्पायर्स ग्रुप मेंबर्स टू गो अबव एंड बियॉन्ड सेल्फिश इंटरेस्ट एंड डू द बेस्ट फॉर द कॉमन गुड ऑफ द ग्रुप। समूह के सदस्य को स्वार्थपूर्ण हितों के ऊपर उठकर समूह की आम भलाई के लिए अपना भरसक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रेरित करती है। बताइए भैया, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल क्या है इन चारों ऑप्शन में से? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। समूह के सदस्यों को स्वार्थपूर्ण हितों से ऊपर उठकर समूह की आम भलाई के लिए अपना भरसक प्रयास करने के लिए क्या करती भैया? प्रोत्साहित और मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द मिनिमम हाइट क्लियरेंस फॉर आउटडोर वॉलीबॉल कोर्ट इज। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउटडोर वॉलीबॉल कोर्ट के लिए न्यूनतम ऊंचाई क्लियरेंस क्या होगी भैया? ठीक है, यहाँ आउटडोर वॉलीबॉल कोर्ट दे रखा है, दैट इज इंडोर होना चाहिए। ठीक है, इंडोर, आउटडोर में तो खुला आसमान ही होता है भाई साहब, इंडोर होना चाहिए। ठीक है, इंडोर वॉलीबॉल कोर्ट के लिए न्यूनतम ऊंचाई क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए भैया? 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर या फिर 10 मीटर? चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या होगा करेक्ट आंसर? कितना होना चाहिए? 7 मीटर के साथ अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इमर्स्ड इन अ ग्रुप दैट गिव्स अ पर्सन अ सेंस ऑफ एनोनिमिटी अ पर्सन कुड। यदि कोई व्यक्ति किसी समूह में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह गुमनाम सा हो जाता है तो वह व्यक्ति क्या होता है भैया? अन्य की अपेक्षाएं पूरी करने हेतु अपनी सामाजिक पहचान बदल सकता है, सामाजिक तुलना के कारण अंतर्बाधित हो सकता है, फिर निर्वय व्यक्तिकरण के कारण अंतर्बाधा प्रवर्तित करता है, अनलीश इनहिबिशंस बिकॉज ऑफ डी इंडिविडुएशन, या फिर अपनी क्रियाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। बताइए क्वेश्चन नंबर 48, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा करेक्ट आंसर भैया? यदि कोई व्यक्ति किसी समूह में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह गुमनाम सा हो जाता है, एकदम खो जाता है, तो क्या होता है भैया? अनलीश इनहिबिशंस बिकॉज ऑफ डी इंडिविडुएशंस, निर्व्यक्तिकरण के कारण अंतर्बाधा प्रवर्तित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करें भैया, 49वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इन विच ईयर वॉज इंडियाज बेस्ट परफॉर्मेंस इन द एशियन गेम्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस वर्ष था भैया? 2018, 2014, 2022, 1951? चलो फटाफट से बताओ, 49वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल 2022 के एशियन गेम्स में भारत का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी बेस्ट था या सबसे बेस्ट माना गया। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम कंट्रोलेबल स्पीड इज। ठीक है, अधिकतम नियंत्रणीय गति क्या है भैया? बिटवीन अ स्टिमुलस एंड द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बॉडी, किसी उद्दीपन तथा शरीर के प्रथम संचालन के बीच अधिकतम नियंत्रण गति होती है। मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग टेक ऑफ विदाउट लूजिंग कंट्रोल ऑफ द बॉडी, शरीर का नियंत्रण खोए बिना प्रस्थान के दौरान अधिकतम गति, या फिर फास्टेस्ट टाइम ऑफ द बॉडी मूव्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, आरंभ से अंत तक जब शरीर सबसे तेज समय तक चलता है वह अधिकतम नियंत्रणीय गति है, या फिर मेंटेन्स ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, किसी कार्य के दौरान विशिष्ट गति को बनाए रखता है। बताओ भैया 50वां प्रश्न क्या होगा सही जवाब? क्या होगा? मैक्सिमम कंट्रोलेबल स्पीड क्या होती भैया? शरीर का नियंत्रण खोए बिना, आप अपने कंट्रोल, बॉडी के कंट्रोल को खोए बिना प्रस्थान के दौरान जो अधिकतम गति करते हैं वही आपका अधिकतम नियंत्रणीय गति होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। सो आई होप टॉप 50 क्वेश्चंस की ये सेट आपको अच्छे लगेंगे, और कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चंस में दिए गए, इस बुक के अंदर दिए गए क्वेश्चंस में, एक बार बुक को और आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छी किताब है साथियों। ठीक है, इसमें आपका पिछले 10 वर्षों में 2014 से लेकर 2024 तक के जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं सभी को बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। ठीक है,
और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रश्न पत्र दिए गए हैं। ये किताब आपके साथ ही साथ बीपी, बीपीएड, एमपीएड जितने भी कोर्सेज चलते हैं, कोर्सेज़ के आधार पर इसका बेस तैयार किया गया इन क्वेश्चंस का साथियों। और सबसे अच्छी बात है कि बाइलिंगुअल में मौजूद है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के अंदर बाइलिंगुअल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से ऐसे हिंदी के टर्म्स हैं जो आपको नहीं समझ में आते हो, आपको इंग्लिश से समझते हो, इंग्लिश के टर्म्स है जो नहीं समझ में आते हो आपको हिंदी में समझते हो, और बाइलिंगुअल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी इस किताब को लेने या ना लेने की इच्छा आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी इस पूरी किताब की प्रैक्टिस सेट जितने भी पेपर्स है उसको सॉल्व कराने की जिम्मेदारी मेरी है प्यारे साथियों। और एक बार और आपको बता दूं कि हमारे नए चैनल थ्योरी क्लासेस के लिए, ठीक है, फॉर थ्योरी क्लासेस, ठीक है, फ्री थ्योरी क्लासेस, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्लासेस रन होंगी। हाँ, हैंड रिटन नोट्स के आधार पर आपकी क्लासेस चलेंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पीपीटीज मैंने बनाकर रखी हुई हैं, और ये चलेगी आपकी किसमें भैया, आपको चैनल सर्च करना है यूट्यूब पर जा कर के, फिज़िकल एजुकेशन एरिना ऑफिशियल, ठीक है, ये आपको सर्च कर लेना है। वहाँ पर आपको मेरी डीपी दिख जाएगी चैनल पे, जहाँ से आप पहचान सकते हैं चैनल को, ठीक है। यहाँ पर कल से आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी फॉर थ्योरी क्लासेस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए सभी के सभी अभी की अभी क्लास ख़त्म होने के बाद उस चैनल को सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही उसका ज्वाइन बटन ज़रूर, क्या बोलते हैं उसको, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि नया चैनल है, जल्दी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज ही चैनल को जाके सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे कहीं ना कहीं थ्योरी और एमसीक्यूज़ के बीच में थोड़ा हौच पौच होता था। इस वजह से इस चैनल को मैंने केवल एमसीक्यूज़ के लिए रखा है। बेस्ट प्रैक्टिस सेट में बेस्ट किताबों के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराने की प्रयास करूँगा। बाकी थ्योरी क्लासेस आपकी इस चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना ऑफिशियल पर चलेगी प्यारे साथियों। ओके, आई होप आज का सेशन आपको बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, साथ ही अपनी कीमती राय हमें ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।